देखिए आज की क्लास में हम मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो CHSL 2021 की कंप्लीट 42 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इससे पहले की जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनको आप SSC CHSL 2022 चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वहाँ पर आप सभी क्लासेज इसकी देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया क्लासेज के बारे में। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस को करने का आपको एक डिफरेंट अप्रोच ज़रूर देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ आपको, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, जिसके कर्ण की लंबाई दे रखी है यानी हाइपोटेन्यूस दे रखा है 37 और इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई में से एक भुजा की लंबाई है आपके पास 12 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखो जैसे ही आपको ये 37 दिखता है ना और 12 दिखता है, आपके दिमाग में तुरंत ट्रिपलेट याद होना चाहिए 12, 35, 37 का। ठीक है, 12 का, 35 का और 37 का। ये ट्रिपलेट मैंने ऑलरेडी शेयर भी किए हैं आपके साथ रिवीजन वाली वीडियो में और PDF में भी, तो वहाँ से आप सभी ट्रिपलेट को एक बार डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक बार रिवीजन जरूर करते रहना, जिससे ये ट्रिपलेट आपको याद हो जाएंगे। तो 12, 35, 37 का एक ट्रिपलेट होता है। अब जब ट्रिपलेट आपको पता चल जाता है ना तो आसान हो जाती है ये चीज़ें निकालना है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब देखिए एरिया निकालना है आपको, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले तो फॉर्मूले से करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार यहाँ पे देखो ये हाइपोटेन्यूस है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो एक हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 35, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर। देखो ये इस तरीके से होते हैं ये अब एक बेस हो जाएगा, किसी को भी बेस मान सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इसमें, किसी को बेस मानोगे दूसरा अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक 12 होगा, एक 35 होगा। अब देखो इसको 6 से मैंने यहाँ पे काटा और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 पे जो 30, 3 और 6 3 18, 3 21, 210 आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। अब ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब देखिए जब कभी भी आपको इस तरीके का ट्राइंगल कभी फर्दर आगे दिखे क्वेश्चंस में, एग्जाम में कहीं पे भी, तो कैसे करना है उसको। देखो 3 साइड आपको गिवन रहती है, जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है। हाइपोटेन्यूस आपको पता चल जाएगी कि जो सबसे बड़ी साइड है ना वो हाइपोटेन्यूस होता है, और बाकी की फिर 2 साइड बचेंगी आपके पास। ओके, 2 साइड बचेंगी तो उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और जस्ट हाफ कर देना है उसका। वही फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्ट उसको मन मन में करना है। जैसे कि बाकी 2 साइड बची है उनको मल्टीप्लाई करना है और सीधा हाफ कर देना है। तो मतलब 12 × 35 डिवाइड बाई 2। देखो इससे थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, ये आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें समझ में आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। देखो इसको 6 से काटा, अब 6 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा 210 आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर D हो गया। तो ये चीज़ मैं जो बताने चाह रहा हूँ वो समझ में आया थोड़ा सा। देखो हाइपोटेन्यूस को हटाओ, बाकी 2 साइड बची उनको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। अब देखो ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं पैरेलली। ठीक है, देखो आसान से सवाल है, पूछे गए बार बार, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस ले लिए इसमें दोनों एक साथ। देखो आपको दिया हुआ है 3, 4, 5, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखो वही चीज़ ट्रिपलेट दोबारा याद आएगा आपको कि 3, 4, 5 अपने आप में ट्रिपलेट होता है। मैंने क्या बताया था अभी, जो सबसे बड़ी साइड है जो हाइपोटेन्यूस उसको हटाओ, बाकी 2 बची हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करो, हाफ कर दो। 4 × 12 और हाफ किया 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, 5, 12, 13, ये अपने आप में ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है तो 13 को हटाओ, बाकी 2 साइड बची हुई है उनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 = 60 और हाफ कर देना है 30, तो 30 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा था। देखो क्वेश्चंस आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस में ऐसे के ऐसे आपका आंसर आएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, क्वेश्चंस जो आप करोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो चीज़ है। तो ये समझ में आ गया। देखो क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं आपके, आसान है लेकिन पूछे तो गए हैं एग्जाम में। इसके बाद में देखो ये वाला सवाल आपको दिया हुआ है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर इफ द साइड इज डबल्ड, यदि साइड को यानी भुजा को दुगना कर दिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स विल एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज। ध्यान रखना क्या पूछा, इंक्रीज पूछा है आपसे। अब एक चीज़ जो यहाँ पे समझने की है, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था, तो यहाँ पे शेयर करने का मेरा पर्पस एक था, एक चीज़ आपको समझानी थी। देखो यहाँ पे ये जो 5 दिया है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर ये 5 आपको दे रखा है, 5 की जगह कुछ भी वैल्यूज़ आपको दे रखी हो तो भी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या, देखो
अभी यहाँ पे जैसे कि आपको 5 दिया है, इसको जस्ट डबल कर दिया, 5 का 10 हो गया। तो ऐसे सवाल को नहीं करना है इसको, ठीक है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर इस 5 की कुछ भुजा अलग से दे रखी हो तो गड़बड़ हो जाएगा इस तरीके से। कैसे, देखो अभी तो यहाँ पे आसानी से दिख रहा है आपको, 5 का ये 10 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो ये 25, पहले 25 था अभी 100 हो गया, कितना बढ़ गया आपके पास 75। 75 इसका कितना गुना है, 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 3 टाइम्स आ गया, आंसर तो आ गया। लेकिन अब देखो, अगर मैं इस साइड की जो वैल्यू है मैं कुछ भी ऐसे दे दूँ जो आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जिसमें, जैसे कि मैंने ले लिया 49.74769, ठीक है, कुछ भी दे सकता हूँ मैं। तो देखो अगर साइड की वैल्यू कुछ इस तरीके से दे दी तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आगे क्या कहना है कि इसका डबल कर दो, तो पहले इसका डबल करो फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंस देखना पड़ेगा तो कितना बड़ा। तो अब समस्याएं आने वाली है ना, तो ये वाला मेथड तो सही काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो साइड का वैल्यू कुछ भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपसे बोला क्या है कि साइड को जस्ट डबल कर दिया, तो साइड को मान लो पहले ए मान लो, अब साइड को क्या कर दिया 2a कर दिया, तो इसका स्क्वायर करते हैं पहले a स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो अभी कितना बढ़ गया ये, देखो a स्क्वायर पहले था 4a स्क्वायर हो गया। तो अब आंसर आपको यहाँ पे 4 टाइम्स नहीं करना है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा है कि कितना गुना बढ़ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा था आंसर आपकी 4 टाइम्स आपका आंसर आ रहा था, लेकिन गलत होगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन टिक करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन है लेकिन सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है इसको ध्यान से। कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 3 टाइम्स। तो यहाँ पे समझ में आया, ये तो हो गई एक नॉर्मल बात। अब देखिए अगर ये सवाल आपका 3D में पूछ ले, जैसे कि एक घन की भुजा दे दे आपको, ठीक है, 5 दे दे या कुछ भी दे दे, जैसे कि मान लेता हूँ मैं a दे दे, और कहता है कि उसकी भुजा को जस्ट डबल कर दिया, ठीक है, 2a कर दिया, तो उसका वॉल्यूम है वो कितना गुना हो बढ़ जाएगा पूछा मैंने, ठीक है। तो अब देखिए इसका मैंने किया तो a क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8a क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना रहता है कि क्यूब करना रहता है, क्यूब किया इतना, अब कितना बढ़ गया ये 7 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है, 7 टाइम, तो 7a क्यूब बढ़ गया, तो 7 गुना बढ़ गया, तो आंसर वहाँ पे 7 गुना आ जाएगा। ये कब आएगा, वॉल्यूम में। अगर ये आपके पास यहाँ पे अभी तो आपके पास स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया होता, ठीक है, रेक्टेंगल दिया होता जिसकी एक लेंथ होती है एक विड्थ होती है। अब यहाँ पे आपको मान लो कि उसने क्वेश्चन में कहा कि लेंथ को जस्ट डबल कर दिया, केवल लेंथ को डबल किया है, तो पहले एरिया था LB, अब लेंथ को डबल कर दिया तो 2LB, तो दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को डबल डबल किया है तो क्या हो जाएगा 4LB, तो कितना बढ़ गया ये 3LB बढ़ गया, मतलब 3 गुना बढ़ गया। तो सवाल समझ रहे हो किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको समझ में आई होगी यहाँ पे अच्छे से। तो इसका आंसर तो 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी जो कुछ भी साइड देगा यहाँ पे, तो जो आपका एरिया होगा वो तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ेगा कितना, अगर इंक्रीमेंट पूछा है तो वो 3a स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन के साथ साथ आपको एडिशनल जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्दर कुछ क्वेश्चन बदला तो आपको एग्जाम में उसको करवाओ। ये वाला सवाल देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका सरकम रेडियस आपको गिवन है 18, देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस, यानी अंतः त्रिज्या आपको निकाल दी है। अब पहले आपको अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या पता होना चाहिए। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का मतलब क्या है कि एक सर्किल जो इसको बार बार टच कर रहा है, ठीक है, इसकी साइड्स के इनको टच तो कर रहा है लेकिन बार बार टच कर रहा है, और एक अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला ये हो जाएगा आपके पास जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है लेकिन अंदर, तो ये तो हो जाएगा इससे इन रेडियस, और ये वाली जो होती है ना आपके पास, ये होती है आपके पास बाहर वाली सर्कम रेडियस। तो अब इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, ठीक है, रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही रहता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस है ना, इन रेडियस अंदर वाली छोटी वाली का मैं दुगना करता हूँ तो आपके पास क्या आता है, बाहर वाली आ जाती है, ठीक है। ये बाहर वाली जो रेडियस है ये आपके पास छोटी वाली रेडियस का दुगना रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे 18 आपको दिया हुआ है, तो अंदर वाली आपसे पूछिए तो आपका आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब ये होता कैसे, इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस में आगे फर्दर आपसे ये वैल्यू कैलकुलेट करवा ले, आपको साइड दे दे, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको साइड दे दे,
साइड की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 6, 8, 9, 10 कुछ भी। तो उससे आपको इन रेडियस या फिर आपके पास सरकम रेडियस कैलकुलेट करवा ले, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो बाहर वाली रेडियस का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके पास a/√3, ठीक है। और ये इक्विलेटर ट्रायंगल में अब ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ए है आपके पास, जो ट्रायंगल है ना आपके पास इक्विलेटर ट्रायंगल ये वाला, इसकी साइड हो जाएगी ए। तो ये आपके पास हो जाती है सरकम रेडियस बाहर वाले की। और एक अंदर जो सर्किल बनता है उसकी भी रेडियस होती है, उसका फॉर्मूला होता है a/2√3। अब यहाँ पे गौर कर पा रहे होगे आप, देखो ये a/2√3 है, अब इसका जस्ट डबल ये है a/√3, ठीक है। a/2√3 का जस्ट डबल ये है a/√3। तो ये वाली वैल्यू है ना आपको 18 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो समझ में आ गया, ये इसका जस्ट हाफ होती है। और फॉर्मूला भी आप यहाँ पे देख लीजिए, a/2√3 इसका होता है और इसका होता है a/√3। तो अब आई थिंक इसके लिए क्वेश्चन के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी सेक्टर है एक एंगल का, जो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, तो इसका आपको एरिया निकालना है। ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है आपको। अब देखिए कैसे निकालेंगे इस वाले को। तो सबसे पहले तो ये समझो कि सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा। देखो सेक्टर का मतलब एक, ये तो कंप्लीट ए सर्किल हो गया। अब इसमें से मैंने कुछ पोर्शन ले रहा हूँ, मतलब इतना पोर्शन ले रहा हूँ, तो ये तो आपके पास पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 2 पाई का। ये मैंने इतना ले लिया, ये कोई थीटा एंगल का ले लिया, तो इसका तो पूरा πr² रहता है, ठीक है। ये 360 डिग्री का होता है, ये वाला कुछ पर्टिकुलर एंगल का रहता है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये आपके पास होता है πr² थीटा बटे 360। ये तो हो गया फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, सब कुछ वैल्यू है, आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। अब देखिए मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ, उसको थोड़ा सा सोचना है बस, उसमें करना कुछ भी नहीं है। तो अब करना क्या है, देखो इसमें रखोगे फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है। अब देखिए जब आपको 7 रेडियस दिया हो ना, तो 7 रेडियस दिया हो तो आपको कंप्लीट जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया आपको पता होना चाहिए, 154 होता है, ठीक है। जब 7 रेडियस हो तो 154 होता है। अब ये 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री का मतलब ये 360 का कितने गुना है, ठीक है, ये 1/4 है, ठीक है। तो अब इस एरिया का, ये तो पूरे 360 डिग्री का है, आपको 1/4 का एरिया निकालना है। तो 1/4 मतलब 4 से सीधा भाग दे दूंगा इसका, तो आंसर कितना आ जाएगा। देखो 154 का आधा किया मैंने 77 का फिर आधा किया तो 38.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38.5। समझ में आया, इसमें हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा लिया। अब इसको डायरेक्ट वैसे भी सोच के कर सकते हैं। देखो 7 का हो जाएगा 154 का आधा किया 77 का आधा किया 38.5। तो थोड़ा सा माइंड की कैलकुलेशन है उसमें, बाकी करना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, अभी देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि आपको जब राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो आपको क्या करना है, 2 साइड को लेना है, पकड़ना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ कर देना है। देखो एक साइड यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, पहली बात तो ये देख लो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहे हैं, एक ये रहा इधर। अब देखो ट्रायंगल ये क्या है कि आपके 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, तो वहाँ पे एरिया निकालना रहता था। ये किसी फील्ड, जैसे कि कोई खेत होता है, फील्ड होता है, उसका एरिया निकालना इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो कैसे करेंगे, देखो एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा, तो करना कुछ नहीं है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ऐड कर देना है, बस आसानी से आपका निकल जाएगा। तो देखो ये 10 है कंप्लीट पूरा AC, और ये तो बेस हो जाएगा, ये आपके पास 3 है। तो देखो 10 × 3 30 का हाफ करेंगे तो 15, ठीक है, समझ में आ रहा है वही वाला मेथड। और 10 × 5 50 का आधा करेंगे कितना 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड किया 40। तो अब देखो ऐसे तरीके में क्या होता है कि आपको लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसलिए मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया थोड़ा सा। ये वाला सवाल देखो, आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 96 और इसकी एक भुजा की लंबाई है 24। तो इसके भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई आपको निकालनी है, मतलब हाइट निकालनी है, बेसिकली परपेंडिकुलर उससे ड्रॉ किया गया उसकी निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो एरिया बेसिकली होता क्या है 96, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू, ठीक है, ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइट बोल देते हैं इसको।
तो ये आपको निकालना है। आपको दिया हुआ क्या है, एक भुजा की लंबाई 24 दे रखा है बेस, हाइट यानी परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल कुछ है नहीं सवाल में, 96 बराबर हाफ इंटू 24 इंटू ये परपेंडिकुलर या हाइट कुछ भी बोल लो इसको, ये आपको निकालना है। 2 से कट जाएगा ये 12 बार, और 12 से ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, 12 8 96। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, एक त्रिभुज का एरिया आपको फाइंड आउट करना है जिसका परिमाप यानी पेरीमीटर दे रखा है 36, और दो भुजाओं की लंबाई आपको 9 और 17 दे रखी है। अब देखो यहाँ पर ट्रिपलेट आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा तो कोई इशू नहीं है, अगर ट्रिपलेट नहीं दिखता तो आपको हीरोन का फॉर्मूला है ये आपको पता ही है, तो उससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तीसरी साइड निकाल लेते हैं, वो तीसरी साइड कितना आएगा। तो देखो 17 और 9 कितना होता है, 26। एक वैल्यू है आपके पास 9, एक आपके पास है 17, और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 26 हो रहा है। तो पेरीमीटर टोटल है आपके पास परिमाप 36, तो ये हो जाएगा 10। ये 3 साइड आ गई आपके पास। अब हीरोन का फॉर्मूला क्या कहता है, एस इंटू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 है तो आधा करूँगा तो 18। तो अब अंडर रूट में मैं रखता हूँ 18 इंटू 18 माइनस 9 9 इंटू 18 माइनस 10 8 इंटू 18 माइनस 17 1। ये आ गया समझ में। अब इस 18 को भी थोड़ा सा तोड़ देता हूँ, 8 9 इंटू 2, ठीक है। तो 9 9 9 बार आ जाएगा, 8 दूनी 16 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, आपको दिया हुआ है कि एक रेगुलर हेक्सागन है यानी षटभुज जिसको बोलते हैं, उसका साइड आपको दिया हुआ है, ठीक है 10। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हेक्सागन। अब पहले आपको पता होना चाहिए हेक्सागन दिखता किस तरीके से है, और उसके बाद में आपको एक बार समझना है, उसके बाद में एग्जाम में डायग्राम कुछ नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट पता लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको पता है तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो ये आपका हेक्सागन हो गया, ठीक है। हेक्सागन का मतलब शेप ये होती है जिसकी 6 साइड होती है, ठीक है। और अब ये 6 साइड है मतलब षटभुज है, एक पंचभुज हो जाए जिसमें 5 साइड होती है। अब इसको मैंने क्या किया कि इसको ऐसे इस तरीके से मिला दिया सेंटर से, तो ये 6 ट्रायंगल में टूट जाएगा, ठीक है। हेक्सागन है तो 6 में टूट जाएगा। देखो एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 में टूट गया। तो इसका कंप्लीट का एरिया आपको चाहिए, तो 6 का 1 का एरिया निकाल लेता हूँ, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो समझ में आ गया, तो निकल जाएगा। तो 1 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 का एरिया निकाल लेता हूँ। 1 का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 5 से इसको 4 से इसको काटा 25 बार, और 25 से कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 150। तो 150 √3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि ये जो हेक्सागन है ना आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है, ठीक है, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो। और रेगुलर ही आपको एग्जाम में दिया रहता है, तो सिंपली 6 टाइम्स कर देना है उस एक ट्रायंगल का एरिया से, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो आपको क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा भी कर सकता है इसमें सवाल में कि आपको साइड दे दे, ठीक है, साइड दे दे और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ ले, ठीक है। इस वाले सवाल में क्या है कि ये वाला आपको दिया हुआ है, इससे साइड आपको निकालनी है, तो कुछ फर्क नहीं है, दोनों आसान सवाल है। देखो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए जो एरिया होता है ना, इसका होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो अब ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इसको गौर से देखोगे तो आपको किसका दिख रहा है, ये 3x + 2। यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसको ओपन करता हूँ तो यही बनता है, देखो 9x स्क्वायर और 3 दूनी 6 दूनी 12 12 m, यहाँ पे m दिया हुआ तो m लिख सकते हो इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये इसी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, एक भुजा का स्क्वायर, आपसे भुजा पूछा है, ठीक है, तो भुजा क्या हो जाएगी 3m + 2 ही हो जाएगी। बात समझ में आई। तो आंसर क्या हो जाएगा 3m + 2। अब कभी कभी आपसे 3m + 2 दे सकता है और ये पूछ सकता है, तो भी आसान है, कुछ नहीं है, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखो इस वाले सवाल में कुछ फर्क नहीं किया, बस माइनस कर दिया है सवाल को। वर्ग का क्षेत्रफल, एक स्क्वायर का एरिया दे रखा है इतना, तो इसमें से क्या होगा, अब ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर किसका है, देखो 2x - 3 का स्क्वायर है,
इसका जब स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास यही बनेगा, ये बनेगा। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 2x माइनस 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। देखो ऑप्शन टिक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से डिजिट सेम सेम से दिख रही है तो ऑप्शन टिक करते समय कहीं ये नहीं कर देना, ठीक है। प्लस वाला नेगेटिव वाला ये आंसर आएगा। तो समझ में आया ये दोनों सवाल को, इसलिए मैंने साथ साथ ले लिया यहाँ पे और आपके पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो आसान सवाल से है। ये वाला सवाल देखो, एक दिया हुआ है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। और इसका जो बेस है वो 20 है। यदि अन्य दो समान भुजाओं से अलग अलग है, ठीक है, तो जो समान भुजाओं की लंबाई है वो आपको निकालनी है। देखो कितना आसान सवाल दिया हुआ है। सवाल में ये बोला है कि जो इसका बेस है ना, ये बेस, ये दो जो समान भुजाओं उससे अलग है मतलब ये 20 है। अब टोटल आपको दे रखा है 80 में से 20 माइनस किया तो 60 बच गया। अब 60 बच गया, ये 60 क्या है, दो जो समान भुजाओं का योग है बेसिकली। अब दोनों का योग है तो प्रत्येक की वैल्यू क्या हो जाएगी 30-30, ठीक है। तो सवाल तो आसान है, 30-30 आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज बोलते हैं इसको, का जो विकर्ण है डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका एरिया आपको दे रखा है 48। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, देखो दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को और दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। अच्छे सवाल हैं और इसको दोनों तरीके से आसानी से हो जाता है, जिससे कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। देखो सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए आपको। एरिया क्या होता है इसका 48 बराबर हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, मतलब डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन और उसका हाफ करना है, तो ये इसका एरिया होता है। तो अब देखिए एक डायगोनल दिया हुआ है 8, तो दूसरा डायगोनल निकाल सकता हूँ क्या मैं D2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे 4 और यहाँ से आ जाएगा दूसरे 4 का भाग दूंगा तो D2 बराबर 12। ये बात समझ में आ गई। D2 बराबर एक D है आपके पास 8, दूसरा है आपके पास 12 आ गया है। अब देखिए इसके डायगोनल में और इसकी साइड में एक रिलेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ये वाला, और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक 8A स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास 12A स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे तो सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी चलो बेसिक से ही कर लेते हैं। तो 8 का हो जाएगा 64 और 12 का हो जाएगा 144, ठीक है। तो 4 4 8 और ये 14 6 20। 4 से मैंने डिवाइड किया इसको, तो 4 5 20, 4 2 8, 52 आ रहा है। तो 52 को अंडर रूट लूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2√13। तो ये आ गया समझ में, ये बात समझ में आ गई। अब देखो जो चीज़ मैं बता रहा था, एक तो पहले उस जो इम्पोर्टेंट है उसको भी समझ लो थोड़ा सा, और दूसरा तरीका हम वो भी डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास यदि ये समचतुर्भुज रहता है ना, तो ये आपके पास ये रिलेशन रहता है। लेकिन अगर ये आपके पास क्या हो समांतर चतुर्भुज हो, पैरेललोग्राम, तो आपको क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला है ना D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये आपके पास हो जाता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ये भी काम पड़ेगा आपका। अब ये होता क्यों है देखो, अब इसमें तो क्या है कि जो आपका समचतुर्भुज होता है रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती है, तो A स्क्वायर और B स्क्वायर दोनों A स्क्वायर ही रहते हैं, ठीक है। दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाता है। तो ये ओवरऑल 4A स्क्वायर। अब इसमें यही वैल्यू रख दो, जैसे कि A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, तो फॉर्मूला यही बन जाएगा दोबारा। लेकिन समांतर हो तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला और आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में देखो जो ये वाले फॉर्मूले हैं ना, सभी मैंने जो रिवीजन वाली सीट है उसमें डिस्कस किया, तो उसमें उसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर करते रहना है। अब जो दूसरा तरीका उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब इसका मुझे निकालना क्या है कि इसकी साइड निकालनी है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे डायगोनल निकाल लिया था, इसका 8 आ गया था, एक आपके पास 12 आ गया था। अब मैं वो वाला फॉर्मूला है ना आपके पास अभी जो हमने डिस्कस किया था D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये वाला नहीं लगा रहा। तो फिर कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा।
देखो एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। अब कंप्लीट इसका ये 8 दिया हुआ है एक, ठीक है 8 है ना, और एक 12 है। तो 12 है तो ये 6, और इसको ये और ध्यान रखना कि इसके डायगोनल हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे भी करते हैं और मतलब एंगल बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब बराबर भी होते हैं। तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये परपेंडिकुलर भी है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये अब आसानी से निकाल लोगे। तो ये 4 है, ये 6 है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है। तो अब आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, बस डायरेक्ट इससे कर लोगे। तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दोनों को ऐड किया 52, 52 को अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट 52, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोबारा वही आ जाएगा 2√13। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया दोनों तरीके, और जो वाला जो फॉर्मूला था सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ये वाला देखो, एक आयत का जो विकर्ण है यानी डायगोनल है वो 17 दे रखा है, ठीक है। इसका पेरीमीटर आपको पास 46 दे रखा है। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने पहले भी बताया था कि जब आपको कुछ वैल्यूज इस तरीके से देखें तो पहले ट्रिपलेट सोचा करो मन में। जैसे कि ट्रिपलेट 17 है, तो 17 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है, हमने पढ़ा है कि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। आधे सवाल तो आपके इस तरीके के ट्रिपलेट से हो जाते हैं, 8, 15, 17 का। इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। बाकी बेसिक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। पहले ये वाला देख लो। तो 8, 15, 17 हो गया। तो अब क्या है, अब इसका ये देखो पेरीमीटर निकाल के ये आ रहा है कि देखो एक विकर्ण इसका आपके पास 17 है, तो 17 तो ये हो जाएगा। विकर्ण मतलब किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से होता है। ये 17 दे रखा है, तो ये आपके पास 8 है, ये 15 है। तो अब देखो पेरीमीटर आपके पास इतना आ रहा है क्या, अगर ये इतना आ रहा है तो मतलब ये सही है हमारे पास। तो देखो इसको 15 और 8 23, और 23 इसका पेरीमीटर तो यही होता है ना, 2 × L+B। तो 15, 8, 23 और 2 × 46, तो मतलब सही आ रहा है। 8, 15 इसकी साइड है। अगर साइड है तो एरिया आपसे पूछा है, तो 15, 8, 120, 120 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, बस आपको केवल लिखना भी कुछ नहीं है। देखो 17 देखते हैं, 8, 15, 15, 15, 23, 23 2 × 46, 46, तो 8, 15, 15, 8 120, देखो डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी अब इसको बेसिक से करना है तो वो देख लो, उसको समझ लो। अब विकर्ण क्या होता है बेसिकली, इसका विकर्ण ये होता है, ये L है, ये B है, तो विकर्ण हो जाएगा L² + B² अंडर रूट में। तो L² + B² की वैल्यू जो दे रखी है वो आपके पास 17 का स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है ये परिमाप दे रखी है 2 × L+B, ठीक है, ये 46। तो L+B की वैल्यू क्या दे रखी है 46। अब यहाँ पे B की वैल्यू निकालो, L 46 नहीं आएगी ना, तो 23 आ जाएगा क्या, हाँ 23 आ जाएगा। अब L की वैल्यू रखो यहाँ पे 23 - B, फिर इसमें रखो, फिर स्क्वायर करो, फिर निकालो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो अप्रोच जो आपको आनी चाहिए वो आनी ही चाहिए, क्योंकि टाइम आपका बचने वाला है। तो समझ में आ गया, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये वाला सवाल देखो, इसके बाद एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एरिया आपको दे रखा है 42। यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा की माप 10 है तो समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा की माप। अब देखो ये वही वाला सवाल हो गया। तो जैसे कि एक चीज़ ये दे रखी है कि एक यदि बेस है तो परपेंडिकुलर है तो बेस, ये निकालना है। तो इन दो का मल्टीप्लिकेशन और उसका हाफ ही तो आपके पास एरिया होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो 42 है ना, ये आपके पास कैसे आएगा, दो साइडों को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 10 × जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 84 डिवाइड बाई 10, तो 8.4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, सवाल बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन सवाल में है कुछ भी नहीं। आपको दिया हुआ है कि एक ABCD है और ये आपके पास स्क्वायर है जिसका 21 साइड है। इसके बाद में सवाल क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आगे बोला है कि ये PQRS पर इसको टच करता है बाहर, ठीक है। एक सर्किल यहाँ पे अंदर बनाया गया है जो इसको यहाँ पे टच कर रहा है, ये बिल्कुल PQRS पर।
आपको कह रहा है कि गैर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। गैर छायांकित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया नहीं निकालना आपको, जो बाकी जो बचा हुआ है मतलब इस वाले का एरिया निकालना है। ठीक है, समझ में आया? यही चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कंप्लीट का एरिया निकाल लेते हैं। कंप्लीट का एरिया क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर मतलब 441, क्योंकि ये आपके पास क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ 441। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। सर्किल का एरिया कैसे आएगा 22/7 पाई आर स्क्वायर। अब ये ना टोटल 21 है, ठीक है, टोटल 21 है, तो इसका तो रेडियस मुझे चाहिए ना, तो 21/2 हो जाएगा। तो 21/2 इंटू 21/2, समझ में आया? तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार, ओके, और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो ये 63, और 63 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 693 डिवाइड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 2 से मैंने डिवाइड किया है इसको तो 3, और आपके पास 4 और 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा तो 6.5, तो ये आपके पास बन रहा है 346.5 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि आपको एरिया इसका निकालना है, इसका तो निकालना नहीं है, बाकी का निकालना है, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 0.5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7, तो 4 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 5, तो 9 बच जाएगा, तो 94.5 आंसर आ जाएगा आपका। देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, शेडेड एरिया वाले जो क्वेश्चन होते हैं आसान होते हैं। देखो कई तरीके से सोचा जा सकता है इन सवालों को, जैसे कि ये वाला सवाल है, इसको देखो 2 तरीके से सोचा जा सकता है। पहले दोनों तरीके डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब यहाँ पे देखो साइड सभी इक्वल दे रखी है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3, 3। तो देखो इसको मैंने अंदर यहाँ पे मिलाया, ठीक है, तो अंदर मिलाया तो एक 3 सेंटीमीटर, चारों साइड इसकी 3 हो जाएंगी, एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा तो अब देखो ये टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 5 स्क्वायर हो गए। अब एक स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 5 9 45, तो 45 आंसर हो जाएगा इसका कंप्लीट का एरिया। आपसे यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो 1.45 लिख रहा है, 1.45 नहीं होगा, ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसको ऐसे सोचा जा सकता है। देखो इसको मैंने क्या किया कि कंप्लीट एक स्क्वायर यहाँ पे मान लिया, कंप्लीट स्क्वायर मान लिया, तो स्क्वायर होगा ये कंप्लीट, ये कितने का हो जाएगा 9 का हो जाएगा, तो 9 9 81। लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला ये खाली है, ये कितने का है, ये 4 पोर्शन मतलब 4 स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, तो 4 स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो 36 माइनस कर दूंगा, तो 4 का मतलब 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 36 आ जाएगा। माइनस किया 11 में से 6 जाएगा 5, या 4 बचेगा, 4 तो 45, तो भी 45 आएगा, तो भी आपका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 2 तरीके से सोचा आपने। ये वाला सवाल देखो, आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, अच्छी बात है, और आगे दिया हुआ है कि जैसा कि यहाँ पे देखा गया पाई की वैल्यू ये लेनी है, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस वाले के एरिया निकालना है। ये कंप्लीट 20 है ना, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 400 इस स्क्वायर का। इस जो सर्किल बन रहा है अंदर, इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू देखो ये टोटल 20 है, तो आर की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 314 ही आ जाएगा। आपको एरिया जो निकालना है वो शेडेड का निकालना है, तो 314 इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, तो 84 आपका नहीं, 84 नहीं 86 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, आपको पेरीमीटर दे रखा है 75, तो ये समबाहु का यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले साइड निकालना पड़ेगा, तो साइड क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3। पेरीमीटर क्या होता है, सिंपली तीनों साइड का समित होता है, तो 25 इसका पेरीमीटर साइड आ गया, तो एरिया क्या आ जाएगा √3/4 स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, तो 625 √3 डिवाइड बाई 4। ऑप्शन देखो कौन सा दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखो
एक ऐसे समबाहु का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है। ये तो आसान आसान से सवाल है ना। तो √3/4 इंटू 12 ठीक है। सीधा फॉर्मूला रखना, 4 से कट जाएगा 3 बार और 36√3। ये वाला सवाल देखो एक बार 20। एक रोलर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई आपको दे रखी है 20। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 235 आपके पास ये चक्कर लगाता है प्लेग्राउंड में। तो खेल के मैदान का टोटल एरिया क्या होगा ये आपको निकालना है। देखो समझो पहले इस सवाल को करना क्या है। एक ये रोलर है ना, ये रोलर, अब ये रोलर ऐसे ऐसे घूमेगा तो अपने घूमने पर क्या करेगा, ये अपने जो कर्व सरफेस एरिया ना इसका, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया एक पूरे घुमाव में अपना पूरा कर्व सरफेस एरिया कवर कर लेगा। तो 235 घुमाव में कितना करेगा, तो 235 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो पहले एक कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू है 14, एच मतलब लेंथ हो जाएगी 20, मल्टीप्लाई कर लो 7 दूना 14, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 176, तो 1760। तो ये 1760 आया है ना, ये आपके पास केवल एक रिवॉल्यूशन में आया है, केवल एक घुमाव में इतना एरिया उसने प्लेन कर दिया। आपको टोटल निकालना है, 235 चक्कर लगाए तो 235 से और मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया? तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 176 और 235, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो 1 0 तो यहाँ पे आने वाला है पहले ही, तो 6 5 30, 3 आ जाएगा और ये कितना मल्टीप्लाई होगा 35 और 6 3 18, 35 और 18 53 और 3 कितना आ जाएगा 56, तो 5 आ जाएगा, 5 और ये आपके पास 12, 5 12 17, 17 और 21 38, 5 43 43, तो 4 कैरी हो जाएगा, 3 और ये आपके पास 14, 3 और 14 कितना होता है 17 और 4 21, 2 हो जाएगा और 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 413, तो ये आपके पास बन रहा है 4136, एक और 0 पहले से है और एक 0 यहाँ पे लग गया। ऑप्शन देखो कौन सा दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा, केवल यही हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 10 टू द पावर स्क्वायर है, ठीक है, ये 100, तो 4136 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस। अब देखो अभी इस क्लास में हमने जो 2D वाले क्वेश्चंस है ना, जो आपके 2D जो शेप होती है मेंसुरेशन में, उनको डिस्कस किया, जैसे कि आपके पास रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद में 3D वाली जो ज्योमेट्री आती है, जैसे कि आपके पास ये हो जाएंगे, आपके पास स्फेयर हो जाएगा, आपके पास क्यूबॉइड हो जाएंगे। तो ये जो 3D वाली ज्योमेट्री है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये आपका चैनल है, यदि वीडियो आपको सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। और क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये आपकी प्लेलिस्ट है CHSL के लिए, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ पे सभी PDFs आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपडेट है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।